Hello. गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है बेटा? स्लाइड दिख रहा है? ऑल परफेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल परफेक्ट, ओके। चले बेटा, आप सब अपना जो है वीडियो ऑफ कर लेंगे, है ना? आप सब अपना वीडियो ऑफ कर लें। चलें। नहीं बेटा, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। एक्स्ट्रा क्लास मैंने आपको बताया था सिर्फ मंडे और थर्सडे को, है ना? मंडे और थर्सडे को मेरी क्लास, शाम को क्लास, और वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं, वो रेगुलर क्लास होगी। वो एक रेगुलर क्लास है ना? मंडे और थर्सडे को वो रेगुलर क्लास रहेगी, डेली नहीं, सिर्फ मंडे और थर्सडे को। ठीक है, मंडे और थर्सडे को। बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे अपनी वैसी ही क्लास होती थी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन तो मेरी क्लास वीक में आती ही थी, है ना? ये 4 दिन तो चलेगी ही सही। और बात आती है बस एक मंडे और थर्सडे, इस दिन क्लास नहीं होती थी, तो अपनी इस मंडे और थर्सडे को क्लास होगी, है ना? ठीक है ना? ओके, क्लियर है? और बाकी जब संडे को क्लास लगाना होगा तो अपन देख लेंगे संडे का इंफॉर्मेशन, मतलब वो रेगुलर नहीं, संडे वाला एक्स्ट्रा क्लास वो अपन देखेंगे, कभी लेना रहा कभी नहीं, तो वो बात की बात है। ठीक है ना? लेकिन मंडे और थर्सडे तो रेगुलर क्लास होगी, है ना? चले आइए बात करते हैं अभी बेटा पिछले क्लास में। खैर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा बेटा, प्रिंस आ जाएगा इंफॉर्मेशन आपके पास, परेशान ना हो, हर एक क्लास का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा, टेंशन ना हो बेटा। हाँ, बोर्ड का भी इंफॉर्मेशन आप लोग के पास आ जाएगा। अभी थोड़ा अपन टाइम सेव करते हैं, बोर्ड का भी इंफॉर्मेशन थोड़ा कलेक्ट कर ले अपन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, बढ़िया इंफॉर्मेशन, और फिर वो आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा। आइए बात कर रहे थे अपन बेटा पिछले क्लास में। अब आप सब जवाब देना कि एक न्यूक्लियोटाइड जो बनाना था, उस एक न्यूक्लियोटाइड जो बना था, उसमें शुगर का फर्स्ट कार्बन प्यूरिन के किस नाइट्रोजन से जुड़ रहा था? शुगर का फर्स्ट कार्बन प्यूरिन के 9th नाइट्रोजन से जुड़ रहा था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, इसलिए हमने कहा था 19, है कि नहीं? 19 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और फिर हमने कहा था बेटा शुगर का 5th कार्बन किससे कनेक्ट होता है एक न्यूक्लियोटाइड में? शुगर का 5th कार्बन किससे कनेक्ट होता है बेटा? फॉस्फेट से, है ना? फॉस्फेट से। कौन से बॉन्ड से बेटा? कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से, राइट? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से, ये बताया था। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बना था। एक न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में कुल कितने वाटर निकले थे? कुल कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर आए थे? 2 आए थे, एक तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के सिंथेसिस में और एक तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के सिंथेसिस में। ये हमने बताया था एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। फिर हमने कहा था बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनाना है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनाने में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और दूसरे से तीसरा, तो इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। अब जरा बताओ, पहले न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ोगे बेटा, तो पहले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा ग्रुप यूज होगा? OH ग्रुप, पहले न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप, है ना? और जो सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड आने वाला होगा उसका क्या यूज होगा बेटा? फॉस्फेट, है ना? तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 3OH यानी थर्ड कार्बन का OH, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th का फॉस्फेट यानी 5 फॉस्फेट, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं फॉस्फोईस्टर। और यहां पर देख रहे थे आप कि चलो ठीक है भाई, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड जो था वो तो बन ही रहा था, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तो पहले से ही बना रहा था, और एक और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस हुआ, तो आपको दिख गया इन दोनों को मिला करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना? ये वाली बात हो गई। तो इस तरह से एक चैन का सिंथेसिस होगा। और मैंने आपको कहा था बेटा कि जो टॉप में जो बिल्कुल सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है, उसका कौन सा रिएक्टिव ग्रुप फ्री है? फॉस्फेट रिएक्टिव ग्रुप फ्री है। किस कार्बन से फ्री है? 5th कार्बन से, या 5' से फ्री है, तो इसलिए कहते हैं ऐसे एंड को 5' एंड।
और इधर रिएक्टिव ग्रुप देखो नीचे नीचे OH ग्रुप फ्री है, रिएक्टिव ग्रुप जो थर्ड कार्बन से फ्री है, इसलिए अपन कह देते हैं 3' है ना। तो ये जो भी चैन का सिंथेसिस होता है, जो भी नया चैन बनेगा, ये मैंने आपको कहा था 5 to 3 डायरेक्शन में चैन बनेगा, जो भी चैन बनेगा। लेकिन जो 5 to 3 में चैन बनेगा उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस डायरेक्शन में बन रहा होगा? 3 to 5, है ना। चैन बनेगा 5 to 3 में और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा 3 to 5 में। इतनी बात तो मैंने पिछले क्लास में बहुत बार समझाया था, बहुत देर समझाया था मैंने इसको, है ना। अब इसके बाद से बात आती है बेटा कि देखो जो भी चैन बनेगा, जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिए हुए हैं, अब हो सकता है आरएनए में तो एक ही चैन होगा और डीएनए में 2 चैन होगा। आमतौर पर बात किया जाए, एक वायरस को नेग्लेक्ट कर दे तो डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होगा और आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होगा। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनना, एक डीएनए के चैन के सामने जो नया चैन बनेगा, तो जो भी नया चैन सिंथेसिस होता है वो होता है 5 to 3। ध्यान से देखना, हो सकता है इस स्ट्रैंड के सामने ये वाला स्ट्रैंड बने, या हो सकता है इस स्ट्रैंड के सामने ये वाला स्ट्रैंड बने। यानी डीएनए जो रेप्लिकेशन होगा उसमें क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनता है। यानी कि डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाने के लिए किसी एक स्ट्रैंड का कॉपी किया जाता है, ठीक है। किसी एक स्ट्रैंड का कॉपी करके दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये स्ट्रैंड अगर कॉपी नहीं, ये वाला स्ट्रैंड पहला है, ओल्ड स्ट्रैंड है, और इसके ऊपर हम नया स्ट्रैंड बना रहे हैं सेकंड वाला, तो सेकंड वाला जो स्ट्रैंड बनेगा वो नीचे से ऊपर बनेगा या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर बनेगा या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर बनेगा, क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन में ही चैन बनता है, ये हमने बोला था। 5 to 3 डायरेक्शन में ही कोई भी चैन बनेगा, है ना। तो एक स्ट्रैंड के सामने एक स्ट्रैंड बनता है, तो एक तो होगा पुराना स्ट्रैंड और एक होगा नया सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड। अब वो पुराना स्ट्रैंड कोई भी हो सकता है। अगर मान लो बेटा पुराना स्ट्रैंड दूसरा हुआ तो पहला स्ट्रैंड बनेगा, और जब पहला स्ट्रैंड बनेगा तो वो कहां से बनेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? जो पहला स्ट्रैंड बनेगा तो वो बनेगा ऊपर से नीचे। यानी कि कोई भी स्ट्रैंड बने, आसान भाषा में मैं बोलूं, कोई भी स्ट्रैंड बनेगा तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही, है ना। कोई भी चैन बनेगा वो बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में ही। और हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनता है, जो कि अभी डीएनए रेप्लिकेशन आएगा तो उसमें चीजें दिखेंगी ही सही। अब क्या होता है बेटा, यहां पर ध्यान से सुनना जो मैं बात करने जा रहा हूं। मान लो कि यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है हमारे सामने, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा कलर लेता हूं, ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड के सामने क्या होगा, या इस न्यूक्लियोटाइड के सामने जो भी न्यूक्लियोटाइड आते हैं उनके बीच में, बेस और बेस के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के सामने एक न्यूक्लियोटाइड होगा ना, तो इसके बीच में, बेस और बेस के बीच में क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत बढ़िया बेटा गौरव, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, दिख रहा है ना। देखो इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनता है। अब देखो स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक शुगर सीधा होता है और एक शुगर उल्टा हो जाता है, ताकि बेस और बेस के बीच में स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर सीधा और उसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड का शुगर उल्टा, क्यों हो रहा है? स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। आ रही बात समझ में? जो बेस और बेस के बीच में जो बन रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा उसकी इफेक्टिव स्टेबिलिटी या इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एक शुगर सीधा तो इसके सामने एक दूसरा शुगर उल्टा आता है, ताकि इनके बीच में प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाए। जो AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो खुद सोचो बेटा कि अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जब आपको प्रॉपर बनाना है, तो शुगर अगर एक ही डायरेक्शन में रखोगे तो कभी प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। एक शुगर को सीधा और एक को उल्टा करूंगा तो इनके बीच में प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जब आपको स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, इनको पेयरिंग करना है, तो जब पेयरिंग करोगे तो एट द एंड रिजल्ट क्या मिल जाएगा? एंड तो इनका अपोजिट हो जाएगा ना, एंटी पैरेलल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? एंटी पैरेलल बन जाएगा ना,
एंटी पैरेलल बन जाएगा। तो ये बेटा बस स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए एंटी पैरेलल सिचुएशन आता है, सो दैट इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से बन पाए। और वो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर सीधा और दूसरा वाला उल्टा, और इसीलिए जाहिर सी बात है अब एंटी पैरेलल तो आना ही होगा, है कि नहीं? नहीं, ए और टी से पेयरिंग बनाते हैं वीरेश्वर, और जी और सी से पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुने, यहां पर एडेनिन का थाइमीन से पेयर बनाना और ग्वानिन का साइटोसिन से पेयरिंग करना, इसको कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द आपने सुना है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री शब्द सुना है क्या आपने? कॉम्प्लीमेंट्री शब्द सुना है क्या आपने? याद होगा बेटा, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बताया था ना, वहां पर बोला था कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है साथ साथ होना, नॉन एलेलिक में बताया था ना साथ साथ होना, याद आ गया होगा अब तो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब था साथ साथ में रहना। तो क्या होता है वहां पर, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में हमने कहा था जब दोनों ही जीनें डोमिनेंट में साथ साथ रहेंगी, जब दोनों ही जीनें डोमिनेंट में साथ साथ रहेंगी तो जो है एक्सप्रेशन आएगा, वरना एक्सप्रेशन नहीं आएगा। फ्लावर कलर इन लाथायरस ओडोरेटस में बताया था। उसी तरह से यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ बेटा, एडेनिन साथ साथ में रहेगा किसके? थाइमीन के, और ग्वानिन साथ साथ में रहेगा किसके? साइटोसिन के। बात आ रही समझ में? तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। क्या कभी भी अब भूलोगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग शब्द का अर्थ क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का प्रॉब्लम है बेटा कोई? आप मुझे बताएं, मैं एक एक चीज समझाऊंगा बेटा, इसमें हर छोटी बातें बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मींस एडेनिन का थाइमीन के साथ साथ होना, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ साथ होना कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। क्लियर है? नो डाउट। और जब बताओ बेटा, जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा तो एंटी पैरेलल आएगा या नहीं आएगा? जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा तो एंटी पैरेलल आएगा या नहीं आएगा? आएगा बेटा, जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा तो एंटी पैरेलल आना ही होगा, है कि नहीं? तो जरा बताओ मुझे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के वजह से एंटी पैरेलल आता है या एंटी पैरेलल के वजह से कॉम्प्लीमेंट्री आता है? अब मुझे बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के वजह से एंटी पैरेलल आता है या एंटी पैरेलल के वजह से कॉम्प्लीमेंट्री आता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के वजह से एंटी पैरेलल आता है कि नहीं? मैंने क्या बोला बेटा, ये पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करने के दौरान ही तो क्या होता है, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक शुगर सीधा एक शुगर उल्टा हो जाता है। पेयरिंग करने के लिए ही तो, पेयरिंग करने के लिए तो एक शुगर सीधा एक उल्टा हो जाता है, और जब पेयरिंग के लिए एक शुगर सीधा एक उल्टा हुआ तो अपने आप ही क्या आ गया? एंटी पैरेलल भी आ गया। क्लियर? ये कोई डाउट है? ये तो क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग लीड्स टू द एंटी पैरेलल नेचर इन द डीएनए। ठीक है ना? तो जी और सी के बीच में तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसको कह दिया हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के एज अ रिजल्ट एंटी पैरेलल तो जरूर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, आगे भी पूछूंगा और आप भूलोगे भी, एक आध तो भूलेंगे ही। whenever there is complementary pairing there will be anti parallel nature in between the two strand, क्योंकि हमें पेयरिंग के दौरान स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होता है, और उस स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए शुगर क्या होता है, एक सीधा तो एक उल्टा। अब जब यहाँ शुगर एक उल्टा हो गया तो जाहिर सी बात है एंटी पैरेलल तो आना ही है। बात क्लियर है? ऑल क्लियर? क्लियर यहाँ? सर यू टीच विथ अ इंटरेस्टिंग वे, ओके थैंक यू बेटा। ठीक है ना? अब यहाँ पर बात तो क्लियर हो गया है ना? अब चलें और आपसे बात करता हूं यहाँ पर। बेटा एक बात देखना, दोनों स्ट्रैंड में, दोनों स्ट्रैंड में आप एक बात देखना, जो शुगर और फॉस्फेट है वो दोनों ही स्ट्रैंड में तो सेम है, जो हर स्टेप में चेंज आ रहा है वो नाइट्रोजन बेस में ही तो चेंज आ रहा है। हर स्टेप में क्या चेंज आ रहा है? नाइट्रोजन बेस में ही तो चेंज आ रहा है ना। देखो इधर शुगर है, इधर फॉस्फेट है, इधर शुगर है, इधर फॉस्फेट है। तो बेटा जो डीएनए का जो हर स्टेप में चेंजेस आ रहा है वो बस बेस पेयर में ही चेंज आ रहा है, बाकी तो फॉस्फेट और शुगर तो हर जगह सेम ही सेम है, बस बेस पेयर में ही तो चेंज आएगा। कहीं पर एटी पेयर होगा, कहीं पर जीसी पेयर होगा, यही तो होगा, नाइट्रोजन बेस में ही चेंज आएगा। अब चलें मैं आपको एक आध चीज बताता हूं। ये देखो बेटा यहाँ पर वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, सबसे पहला पॉइंट तो क्या हुआ, ये होता है बेटा डबल स्ट्रैंड। इसको रफ डायग्राम से जो मैंने यहां पर बनाया है ना अभी, ये वाला
ये बनाया है ना, इसी को अपन जो है ये एक रफ डायग्राम से ऐसे शो कर रही है। देखो बेटा, शुगर से बेस कनेक्ट है, शुगर के किस कार्बन से बेस कनेक्टेड होता है बेटा? फर्स्ट कार्बन से। और शुगर के किस कार्बन से फॉस्फेट कनेक्टेड होता है? फिफ्थ कार्बन से, है कि नहीं? और इसके भी शुगर के फर्स्ट कार्बन से बेस कनेक्टेड होगा और फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट कनेक्टेड होगा, है ना? फर्स्ट कार्बन से शुगर शुगर के फर्स्ट कार्बन से बेस कनेक्टेड होगा और शुगर के फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट कनेक्टेड होगा। और मैंने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर का थर्ड कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इसको कह दिया हमने फॉस्फोईस्टर और इसको भी कह दिया फॉस्फोईस्टर, और दोनों को मिलाकर के क्या कह दिया? फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है ना? ये पिछले क्लास में समझाया हूं, उसी का डायग्राम है ना? अब ये जरा देखो, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो इनके बीच में क्या बनेगा? एंटी पैरेलल कंडीशन। यहां देखो 5 डैश एंड कहलाएगा और ये बेटा OH ग्रुप इधर फ्री है तो इधर 3 डैश एंड कहलाएगा, इधर 3 डैश एंड कहलाएगा और इधर 5 डैश एंड कहलाएगा। तो एंटी पैरेलल तो आएगा ही, एक 3 डैश है, इधर 5 डैश है, इधर 5 डैश है, इधर 3 डैश है, आपको दिख रहा है। अब ये होगा 5 to 3 इधर डायरेक्शन में और इधर बन गया 5 to 3, एंटी पैरेलल दिख रहा है। अब कोई भी डीएनए में क्या होता है, एक स्ट्रैंड के सामने एक स्ट्रैंड बनता है। अब चाहे फर्स्ट के सामने सेकंड बना दो या सेकंड के सामने फर्स्ट बना दो। अगर सेकंड के सामने फर्स्ट बना रहे हो तो ऊपर से नीचे बनेगा स्ट्रैंड, और अगर फर्स्ट के सामने सेकंड बना रहे हो तो नीचे से ऊपर बनेगा स्ट्रैंड। लेकिन स्ट्रैंड बनेगा हमेशा किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन में, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में। इतनी बार बोलूंगा कि ये भूलोगे नहीं, हमेशा और हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में चैन का सिंथेसिस होगा। ठीक है ना? अब बात आती है कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में आपको नजर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जहां देखो AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और GC के बीच में देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और इन्हीं की तो पेयरिंग करानी थी पॉसिबल, इफेक्टिव और स्टेबल, तभी तो शुगर एक दूसरे का उल्टा हो गया था, है ना? तभी तो शुगर उल्टा हो गया था और एंटी पैरेलल आ गया था, है कि नहीं? तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखेगा और आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग दिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का मतलब क्या हो गया? एडेनिन का थाइमीन से पेयरिंग करना और ग्वानिन का साइटोसिन का हमेशा साथ साथ में होना, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कहते हैं। अब बात ये आती है कि एडेनिन का थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, ग्वानिन और साइटोसिन का कैसे बनता है? नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। डायरेक्टली याद करें क्योंकि वो पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा, पूरा एडेनिन का और थाइमीन का पॉसिबिलिटी बना बना करके चेक करना पड़ेगा। दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। आपको डायरेक्ट याद करना है एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री आ जाएगी, यहाँ केमिस्ट्री आ जाएगी, है ना? चलें आगे देखें, जरा देखो यहां पर जो डायामीटर होगा यहां पर डीएनए का वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और अगर नैनोमीटर में बोले तो कितना हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बोले तो कितना हो जाएगा? 2 नैनोमीटर। हाँ निष्ठा, बहुत बढ़िया बेटा, 2 नैनोमीटर हो जाएगा। तो डीएनए का जो डायामीटर है वो आपको बेटा हमेशा कांस्टेंट दिखेगा। जो भी डीएनए का थ्रू आउट द लेंथ होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? इसके पीछे रीजन है। यूनिफॉर्म डायामीटर हमेशा डीएनए में मिलता है जो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? एक प्यूरिन का एक पायरिमिडीन से पेयरिंग करना। पेयरिंग करने का मतलब ही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी साथ साथ में होना। अब जरा मैं आपसे ये समझाता हूं कि सर आप अभी कह रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग यानी ए का टी से पेयरिंग और जी का सी से पेयरिंग से यूनिफॉर्म डायमीटर कैसे बन जाएगा? सर आप ये समझाओ। समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एडेनिन थाइमीन से पेयरिंग करे और ग्वानिन साइटोसिन से पेयरिंग करे तो किस तरह से यूनिफॉर्म जो है बन जाएगा इसका विड्थ या डायामीटर? समझना यहां पर इस बात को। देखो बेटा यहां पर फॉस्फेट और शुगर तो फिक्स है, इधर भी फॉस्फेट और शुगर तो फिक्स है। मैंने आपको कहा था हर स्टेप में क्या चेंज हो रहा है? बेसेस ही चेंज हो रहे हैं। जो चेंज होगा वो स्टेप्स में क्या चेंज होगा? बेस पेयरिंग ही चेंज होगा।
अब आप मुझे बताना बेटा, साइटोसिन जो है वो प्यूरिन होता है या पायरिमिडीन? साइटोसिन प्यूरिन है या पायरिमिडीन? पायरिमिडीन है। और ग्वानिन क्या है बेटा? प्यूरिन। ठीक है, पायरिमिडीन आप सबको याद होगा, पायरिमिडीन। तो हमेशा एक पायरिमिडीन एक प्यूरिन से जोड़े बनाता है, और वो कौन सा पायरिमिडीन होगा जो प्यूरिन से जोड़े बनाएगा? तो देखो, सी वाला पायरिमिडीन ग्वानिन वाले प्यूरिन से पेयरिंग करेगा, और थाइमीन वाला जो है यहां पर पायरिमिडीन एडेनिन वाले प्यूरिन से जोड़े बनाएगा। ठीक है, तो साइटोसिन और थाइमीन तो पायरिमिडीन है, और ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन है। अब जरा बताना बेटा, पायरिमिडीन में कितने रिंग मिलते हैं? पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखा था ना, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग। कितना रिंग मिलता है? एक ही रिंग मिलता है, एक ही रिंग मिलता है। और प्यूरिन में जरा देखो कितने रिंग मिलेंगे? प्यूरिन में कितने रिंग मिलेंगे? 2 रिंग मिलेंगे। तो जरा बताओ, यहां पर जो आप बेस पेयरिंग कर रहे हो, तो पायरिमिडीन में तो 1 रिंग और प्यूरिन में 2 रिंग, तो टोटल यहां पर कितने रिंग बन गए? टोटल कितने रिंग बन गए? 3 बन गए ना, 3 बन गए। अब यहां पर भी देखो, ग्वानिन तो प्यूरिन है तो यहां 2 रिंग बनेगा, और पायरिमिडीन यहां सी है तो यहां पर 1 रिंग बनेगा, तो यहां पर भी कितने रिंग बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। इसी तरह से जरा टॉप पर देखो, एडेनिन तो बेटा प्यूरिन है तो कितने रिंग बन जाएंगे? 2, और थाइमिन पायरिमिडीन है तो कितने रिंग बन जाएंगे? 1। यानी कि बेटा हर स्टेप में कितने रिंग बन रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से हर स्टेप में 3 रिंग बन रहे हैं। तो जरा बताओ, अप्रोक्सीमेटली इनके बीच में डायामीटर कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा नहीं रहेगा? सेम रहेगा ना? बस सर, आ गया समझ में? हाँ, यही तो समझा रहा हूं बेटा। तो यहां पर आपसे मैं कहूं कि डीएनए का यूनिफॉर्म क्यों है विड्थ? तो इसलिए है क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन से जोड़े बना रहा है, और एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से हर स्टेप में जोड़े बनाएगा। तो जरा सोचो कि हर स्टेप में 3-3 रिंग का फॉर्मेशन होता रहेगा, तो वेट तो सेम रहेगा ना? डिड यू गाइस गेट इट माय पॉइंट? सो कांस्टेंट विड्थ रहेगा, है ना? तो यूनिफॉर्म विड्थ या कांस्टेंट विड्थ थ्रू आउट द लेंथ क्यों रहेगा? क्योंकि एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जोड़े बनाता है, जिसमें प्यूरिन में 2 रिंग pairs with the pyrimidine का 1 ring. So in every step you will get what? How many rings because of the nitrogen base? 3 ring because of the nitrogen base. And that is why complementary pairing की वजह से यूनिफॉर्म विड्थ आएगा। कभी आपसे सवाल ये बन सकता है, जैसे अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह अगर सॉल्व करते हो, मैं तो वो भी ध्यान में रख रहा हूं कि अगर कोई सॉल्व करे एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर तो उससे भी क्वेश्चन बन जाए। उसमें क्या होता है बेटा, दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसकी वजह से डीएनए के विड्थ डीएनए के विड्थ डीएनए के विड्थ कांस्टेंट रहते हैं, बिकॉज ऑफ दी, एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, एक दिया हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, ये दिया हुआ है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से क्या होगा ये सब आपको पता है, 3-3 रिंग बनेगा हर स्टेप में। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। एग्जाम्पलर बेटा अभी नहीं करना है, एग्जाम्पलर अगर किसी को टाइम मिलता है तो करें, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। सबसे पहला प्रायोरिटी मॉड्यूल, एनसीईआरटी मॉड्यूल के क्वेश्चन, रेस के क्वेश्चन, मॉड्यूल, एनसीईआरटी मॉड्यूल के क्वेश्चन, और अपने क्या हो गए, रेस के क्वेश्चन। इतना करना है, टाइम मिले तो करें और ना मिले तो ना करें, आप जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चले बेटा आगे बात करता हूं। और डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉन। डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर्स का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये एक पेयर और दूसरे पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये होता है बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉन। डिस्टेंस बिटवीन दी टू पेयर्स, हमेशा एक जोड़े से दूसरे जोड़े के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा, और आप चाहें तो इसको नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो याद रखने वाली बात है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये तो डेटा है, लर्न करने वाला है। बैकबोन क्या होगा जरा अभी बताते हैं। ये देखो, ये है डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। अब डीएनए में देखो, यहां पर जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है,
ये लाइन बना हुआ है बेटा शुगर एंड फॉस्फेट का, और यहां पर आपको कुछ इस तरह से लाइन, जब भी आप देखोगे एक रफ डायग्राम कुछ इस तरह से शो किया जाता है, तो ये होता है बेटा बेस पेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है, बेस पेयर। ठीक है, अब जरा देखें यहां पर जो कि बेस पेयर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, आप सबको पता है यहां पर एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, एक इमेजिनरी एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस। तो एक्सिस से इधर बोलेंगे दूर, है ना, एक्सिस से इधर जाओगे तो दूर और इधर से भी जाओगे तो दूर। ठीक है, अब मैं आपसे एक डिस्कशन करता हूं, जरा डायग्राम देखना यहां पर। एक स्टेप और दूसरा स्टेप, स्टेप मैं बोल रहा हूं किसको, बेस पेयर्स को। ठीक है, स्टेप्स किसको बोल रहा हूं, बेस पेयर को। आवाज आ रही है ना बेटा मेरी, बेटा आवाज आ रही है सबको? हाँ आवाज आ रही है बेटा। अदिति आप देखें अपना थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन, बाकियों को तो आ रही है बेटा। हाँ देखें यहां पर क्या हुआ बेटा, आप सबको पता है क्या होता है डीएनए का, ये रहा एक स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, ये रहा तीसरा स्टेप, है ना, बेस पेयर को बता रहा हूं। खुद सोचना बेटा अगर ये एक ही प्लेन में होते तो जो लकड़ी वाली सीढ़ी देखते हो ना वैसा दिखता डीएनए का स्ट्रक्चर, लकड़ी वाली सीढ़ी एक स्ट्रेट दिखता ना। लेकिन डीएनए कैसा होता है बेटा, गोल घूमे हुए सीढ़ी के जैसा होता है। तो जरा सोचो एक स्टेप से दूसरा स्टेप बिल्कुल नीचे नहीं होगा, एक स्टेप से दूसरा स्टेप थोड़ा एंगल पे होगा, ट्विस्टेड होगा, और दूसरे से तीसरा स्टेप थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा, और तीसरे से चौथा वाला थोड़ा और ट्विस्टेड होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रही बात बेटा, है ना आप? हाँ एंगल पर होते हैं कुछ स्टेप्स, बिल्कुल सही बात। आ जाओ मैं यहां पर समझाता हूं आपको बात। देखो बेटा यहां पर ये है बेटा, यहां पर एक स्टेप, ये है दूसरा स्टेप। तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप बिल्कुल नीचे हो बिना एंगल का, और दूसरा तीसरे के बिल्कुल नीचे हो, तो एक लकड़ी वाली सीढ़ी के जैसा बन जाता ना, एक लकड़ी वाले सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता। तो हम क्या कह रहे हैं, वैसे नहीं बनेगा। असल में डीएनए कैसे होता है, डीएनए हमने बोला कि ये एक स्टेप है, इस एक स्टेप से दूसरा वाला स्टेप क्या होगा, थोड़े एंगल पर होगा, और दूसरे से तीसरा वाला स्टेप क्या होगा, थोड़ा एंगल पर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक गोल घूमे हुए सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब बेटा इसका भी रीजन क्या है, इसका भी रीजन है स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना। अगर यहां पर एक प्लेन में बनाते, बेस पेयर कराते, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाता, और एक और प्रॉब्लम आता, आप सबको पता है, आपने कुछ सुना होगा बेटा कि कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, है कि नहीं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, कुछ कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ा होगा कुछ। इतना केमिस्ट्री तो हम यहाँ देख नहीं रहे हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि बेटा अगर एक स्टेप से दूसरा स्टेप नीचे होता और दूसरे से तीसरा नीचे होता तो स्टेरिक हिंड्रेंस होते, रिपल्सिव फोर्सेस बनते। और जरा बताओ रिपल्सिव फोर्सेस या स्टेरिक हिंड्रेंस आता तो स्ट्रक्चर स्टेबल होता या कम स्टेबल होता, कम स्टेबल होता। और जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, ज्यादा स्टेबल बनाना है या कम स्टेबल बनाना है, ज्यादा स्टेबल बनाना। ऑफ कोर्स व्हाटएवर द स्ट्रक्चर यू वांट टू मेक, यू हैव टू मेक इट मोर स्टेबल, दैट विल बी द मोर बेटर स्ट्रक्चर, है कि नहीं? तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो बातें हो रही हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड का शुगर सीधा, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का शुगर नीचे, ताकि प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए। और साथ ही साथ में ये पेयरिंग ऐसे भी कर रहे हैं कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप थोड़ा एंगल पे जाएगा, यानी यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड था तो हूबहू इसके नीचे और न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा, थोड़ा और आगे जाकर के मिलेगा न्यूक्लियोटाइड, यहां मिलेगा थोड़े एंगल पे, और वो इससे पेयरिंग किया होगा इसके सामने वाले से, ताकि स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो पाए। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि ये जो फॉस्फेट और शुगर है, जो फॉस्फेट और शुगर है, ये बना रहा है बेटा सीढ़ी का जो आप रेलिंग कहते हो, फॉस्फेट और शुगर का कहते हो आप सीढ़ी का रेलिंग, तो वो रेलिंग बन रहा है। और जिसपे पैर रखकर चढ़ते हो ना, पैर रखकर चढ़ते हो जो, वो है बेटा बेस पेयर, है ना, बेस पेयर। तो जो पैर रखकर चढ़ते हैं जो स्टेप्स है वो है बेस पेयर, और शुगर और फॉस्फेट क्या है बेटा, रेलिंग, है ना, रेलिंग। ठीक है,
पूरा समझ में आ गया? तो यहां पर देखें, बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, ये है एक्सिस, ये है एक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो जरा बताओ, एक्सिस के तरफ, एक्सिस के तरफ कौन है? शुगर, सॉरी, एक्सिस के सबसे करीब कौन है? बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है? सबसे करीब बेटा एक्सिस के बेस है। देखो, एक्सिस के सबसे करीब बेस ही है ना। और एक्सिस से दूर कौन है? शुगर और फॉस्फेट, है ना। तो एक्सिस से दूर कौन है? शुगर और फॉस्फेट। और एक्सिस के करीब कौन है? बेस। एक स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी में कि शुगर मोइटी जो है, शुगर मोइटी शब्द लिखा है, शुगर मोइटी, शुगर मोइटी। मोइटी का मतलब क्या होता है? मोइटी का मतलब होता है ग्रुप। ऐसा वर्ड आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दिखेगा, मोइटी का मतलब ग्रुप। तो जो शुगर मोइटी है या ग्रुप है, वो एक्सिस से कैसे है? थोड़ा दूर है। एक्सिस के मेन करीब कौन है? नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, हाँ। चलो आगे और भी चीजें मैं समझाता हूं। तो ये देखो, बैकबोन कौन होगा बेटा? शुगर और फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट डीएनए के रीढ़ का हड्डी होता है। जरा बताओ, अगर शुगर और फॉस्फेट नहीं होता तो क्या नाइट्रोजन बेस होता? क्या स्टेप होता? क्या सीढ़ी के लिए तो रेलिंग नहीं हो तो स्टेप का क्या मतलब है कि नहीं? तो शुगर और फॉस्फेट जो है रेलिंग बना रहा है, और इसी से तो स्टेप निकल रहा है। तो बैकबोन तो हो गया क्या चीज बेटा? शुगर और फॉस्फेट। और स्टेप्स बन गए क्या चीज? बेस पेयर्स। तो शुगर और फॉस्फेट इज द बैकबोन, और स्टेप्स आर द बेस पेयर। नाउ इट इज इजी। ओके, बहुत अच्छे से समझाते हो सर आप। ओके, थैंक यू सर। जैसे घर का प्लान समझ में आ जाता है ना, वैसे ही अपने आपने क्लियर कर दिया है। कोई बात नहीं बेटा, क्लियर होनी चाहिए बस। चलें, अब चले देखें स्टेबिलिटी ऑफ दी हेलिकल स्ट्रक्चर। मैंने बोला था ना बेटा, जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेबिलिटी किसके किसके वजह से आ रही है? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के, हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा मैंने क्या बोला बेटा यहां पर? इन डीएनए प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर दी अनदर इन अ डबल हेलिक्स। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर की जो स्टैकिंग हो रही है विथ एंगल, विथ एंगल। स्टैकिंग का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक अलाइन होना। तो एक का दूसरे पर और दूसरे का तीसरे पर जो स्टैकिंग हो रही है, वो बेटा थोड़े एंगल पर हो रही है, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्सिव फोर्सेस कम से कम लगे, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्टेबल स्ट्रक्चर आ जाएगा। लो रिपल्शन या लो स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए। तो अब आपको मैं बोलूं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में जो स्टैकिंग हो रही है, कितने एंगल पर हो रही है बेटा? 36 डिग्री। कितने डिग्री एंगल पर हो रही है? 36 डिग्री एंगल पे। तो ये देखो, एक स्टेप से दूसरा स्टेप कितने एंगल पर घूमा? 36। दूसरे से तीसरा कितने पर घूमा? 36। तीसरे से चौथा और कितने पर घूमा? 36। इस तरह से क्या होगा? स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये एक के ऊपर ये रहा 36, इसके फिर ये 36, फिर इसके 36। ठीक है, अब बात ये आती है, जरा मुझे बताना कि मैं यहां पर क्या करूं? एक स्टेप से शुरू हूं, एक स्टेप से शुरू हूं, और मुझे फिर से इसी प्लेन में लौट करके आना है। कितने डिग्री से घूमना पड़ेगा? सर आप पढ़ाते हो तो क्लास में याद हो जाता है। हाँ बेटा, ये याद ही करा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। थोड़ा ऑफलाइन होता तो मजा ही आ जाता बेटा। ऑफलाइन में तो आप सब चीखते एक सुर में। देखिए यहां पर, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप, तीसरे से चौथा स्टेप। तो जरा बताओ, जिस प्लेन से मैं शुरू होना चाहता हूं, उसी प्लेन पर लौट करके आना है, तो मुझे कितनी डिग्री से घुमाना पड़ेगा बेटा? 360 डिग्री से घुमाना पड़ेगा ना। अब मुझे बताओ बेटा, कितना टर्न लेना पड़ेगा मुझे कि मैं यहां पर उसी प्लेन में लौट करके आ जाऊं? 10। एक से दूसरा 36, दूसरे से तीसरा 36। तो 36 36 36 36 घूमते घूमते करेंगे ना, तो 10 स्टेप जब पूरा हो जाएगा, तो बेटा अपने आप ही जिस प्लेन से शुरू हुए थे उसी प्लेन पर लौट करके आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो मैं कह सकता हूं 360 डिग्री को अगर मैं हर 36 डिग्री एंगल पर घुमाऊं, तो मुझे 10 बेस पेयर्स चाहिए होंगे। ध्यान रहे, स्टेप का मतलब बेस नहीं है, बेस पेयर है।
है ना, बेस पेयर है, स्टेप मींस बेस पेयर, क्योंकि आमने सामने जोड़ा बन रहा है ना बेटा, ध्यान रखना, बेस पेयर इज द स्टेप नॉट द बेस। गलती कर बैठेंगे बेटा, छोटी छोटी बातें, मैं हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा हूं। बेस पेयर इज द स्टेप, है ना, जो जोड़े बन रहे हैं वही तो स्टेप्स बना रहे हैं। चलें आजा बेटा, यहां पर देखें, तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में कितना डिग्री, 36 डिग्री, दूसरे से तीसरा कितना डिग्री, 36 डिग्री, ऐसे 36 36 36 घूमते घूमते डीएनए आपको देखने को मिलता है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए के अंदर बेटा यहां पर एक बात आती है जिसको हम कहते हैं चारगाफ्स रूल। डीएनए की बात करते हैं चारगाफ्स रूल, ठीक है। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसके बारे में मैं बताता हूं। चारगाफ ने डिड दी केमिकल एनालिसिस of DNA in several organism। बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, एक ही ऑर्गेनिज्म का नहीं, बहुत सारे। अभी आ रहा हूं बेटा सौम्या, वहीं पर आ रहा हूं, थोड़ी देर में आएगा बात, थोड़ी देर में आएगा, सारी बात कवर करूंगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो यहां हमने क्या कहा कि चारगाफ ने क्या किया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के डीएनए निकाले, बहुत सारे, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के डीएनए निकालने के बाद सभी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के केमिकल एनालिसिस किए। और जब केमिकल एनालिसिस किए तो इनको क्या नजर आया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना प्यूरिन होता है उतना पायरिमिडीन होता है। किसने कहा था ये, जितना प्यूरिन उतना पायरिमिडीन? चारगाफ ने। उन्होंने बेटा हर ऑर्गेनिज्म के डीएनए निकाले, हर नहीं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म से, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से उन्होंने, सारे ऑर्गेनिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ देखो, हाँ बेटा देखें, हमने क्या बोला यहां पर कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के इन्होंने डीएनए निकाले, और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के डीएनए निकालने के बाद उसका केमिकल एनालिसिस किया, और केमिकल एनालिसिस के बाद फिर क्या देखा इन्होंने कि भाई जहां जहां से डीएनए निकाला है ना, उसमें जहां जितना प्यूरिन उतना ही पायरिमिडीन। और अभी आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है ना बेटा, एक एडेनिन थाइमिन से पेयर बना रहा था और ग्वानिन साइटोसिन से पेयर बना रहा था, यानी एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के ही पेयर तो बनाता है, एक प्यूरिन पायरिमिडीन से ही तो पेयर बनाता है, यानी प्यूरिन तो पायरिमिडीन के बराबर तो होना ही था। और चारगाफ ने जब केमिकल एनालिसिस किया तो उनको यह मिला भी कि जितना प्यूरिन उतना पायरिमिडीन। अब देखो, प्यूरिन क्या होता है बेटा, एडेनिन और ग्वानिन होता है ना, और साइटोसिन क्या होता है, थाइमीन। साइटोसिन और थाइमीन ये पायरिमिडीन होता है। अब यहां पर मैं आपको एक स्ट्रैंड बनाता हूं, ये रहा एक स्ट्रैंड, यहां पर है बेटा ए टी जी सी और मान लो ए। तो इसके सामने जो स्ट्रैंड होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा ना। मान लो बेटा मैंने इधर कहा 5 डैश, इधर कहा 3 डैश, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5 डैश, और इधर क्या लिखना पड़ेगा, 3 डैश। एंटी पैरेलल होता है ना, है ना, एंटी पैरेलल होता है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्या होगा बेटा, एडेनिन के सामने क्या आएगा, थाइमीन। और यही जो पेयरिंग होता है, इसका शुगर एडेनिन का और थाइमीन का शुगर पेयरिंग करने के लिए एक दूसरा क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी के लिए उल्टा हो जाता है। पेयरिंग करने के लिए शुगर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर तरीके से बन पाए। और ट्विस्टेड इसलिए बनता है ताकि स्टेबल स्ट्रक्चर बने, रिपल्सिव फोर्सेस हिंड्रेंस कम से कम आए, इसलिए ट्विस्टेड बन जाता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, साइटोसिन के सामने क्या आएगा, ग्वानिन, और फिर ग्वानिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन। थाइमीन के सामने क्या आएगा, एडेनिन, एडेनिन के सामने क्या आएगा, थाइमीन। यही होगा ना, यही होगा। अब जरा गिनते हैं बेटा, यहां पर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में गिनते हैं। इस स्ट्रैंड पे देखो तो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है ना, एक, ग्वानिन भी प्यूरिन है, दो,
और एडेनिन प्यूरिन है, ये हुआ 3। इसके सामने वाले स्ट्रैंड पर देखो तो बेटा ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो प्यूरिन कितने हो गए? 5 हो गए ना, प्यूरिन 5 हो गए। एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं, बस एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। प्यूरिन 5 हो गए। अब पायरिमिडीन भी गिन लेना बेटा, यहां पर 1 2 3 4 5, 5 दिखा ना, यानी जितना प्यूरिन उतना पायरिमिडीन होगा। अब ये बातें प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन, जरा बताओ ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए है या डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए है? सिंगल स्टैंडर्ड के लिए या फिर डबल स्टैंडर्ड के लिए? जरा देखो तो, एक ही स्ट्रैंड पर अगर आप देखोगे, एक ही स्ट्रैंड पर, तो बेटा प्यूरिन तो 3 दिख रहा और पायरिमिडीन तो 2 दिख रहा है ना। प्यूरिन तो 3 दिख रहा है एक स्ट्रैंड पर और पायरिमिडीन 2 दिख रहा है, यानी प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ध्यान रहेगी बात। तो मैं कहूं कि चारगाफ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए, क्योंकि आरएनए जो होता है बेटा वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। जनरली बात करूं तो जनरली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक्सेप्ट वायरस। लेकिन बेटा जहां अगर आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होगा, अगर आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हुआ तो वहां भी चारगाफ वैलिड होगा। अगर आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड है तो वहां भी प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन वैलिड होगा। बात आ रही समझ में? तो एक जनरल कंसेप्ट के बेसिस पर बात कर रहा हूं, एक जनरल कंसेप्ट के बेसिस पर बात कर रहा हूं। तो जनरली तो हम यही कहते हैं ना, डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज द सिंगल स्टैंडर्ड, जनरल टर्म्स में, है ना, जनरल टर्म्स में। ओके, अब बेटा मैं यहां पर बात करूं, इसको थोड़ा सा आप अलाइन करोगे तो क्या कर सकते हो? a प्लस जी बाई सी प्लस टी इजकल टू 1 लिख सकते हो ना। a प्लस जी बाई सी प्लस टी इजकल टू 1 लिख सकते हो, बस अरेंज तो करना है। या आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, सी प्लस टी डिवाइडेड बाई ए प्लस जी इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, है ना। अब यहां देखो, आप सबको पता है कि एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा, तो आप इसको चाहें तो थोड़ा सा एडेनिन के नीचे थाइमिन ले आओ तो 1 हो जाएगा, या थाइमिन के नीचे एडेनिन ले आओ तो 1 बच जाएगा। इसी से ड्राइव हो गया ये और इसी से ड्राइव हो गया ये, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। हाँ, अब यहां पर देखो ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन होता है। अब ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन होता है तो इसी को आप चाहें तो थोड़ा सा इंटरचेंज करके इस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो देखो एक बात तो तय है कि चारगाफ की जो बात है प्यूरिन पायरिमिडीन से बराबर होगा, ये बात डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए है, और डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए कैसा होता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड। जनरली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, रेयरली आपको आरएनए डबल स्टैंडर्ड दिखेगा, रेयरली। लेकिन अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड दिख जाए तो वहां पर भी चारगाफ की बातें वैलिड होंगी। बात समझ में आई? अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड दिख जाए तो बेटा वहां पर भी आपको चारगाफ के चीजें फॉलो होती दिखेंगी। ऑल डन। This rule is not applicable on single stranded DNA and single stranded RNA. ये रूल फॉलो नहीं होगा सिंगल स्टैंडर्ड के लिए। अब बेटा मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, मैं आपको एक स्टैंड, बेटा खुद सोचो ना, डबल स्टैंडर्ड होगा, आकांक्षा बेटा ध्यान से सुन बेटा, डबल स्टैंडर्ड होगा तभी तो एक प्यूरिन के सामने एक पायरिमिडीन आएगा, और प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन ही तो जोड़े बनाते हैं, तो प्यूरिन पायरिमिडीन तो बराबर बराबर होगा नहीं होगा डबल स्टैंडर्ड में। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड में तो बेटा आपको मर्जी पड़े जितना प्यूरिन रख दो, आपको मर्जी पड़े जितना पायरिमिडीन रख दो। लेकिन डबल स्टैंडर्ड में तो फिक्स है ना, एक प्यूरिन के सामने वाला पायरिमिडीन आएगा, एक पायरिमिडीन के सामने वाला प्यूरिन आएगा, है कि नहीं। हाँ चलो अब आ जाओ इधर। एक बात मैं आपसे कहता हूं, ये बेटा मैं बता रहा हूं, चारगाफ ने नहीं कहा था। कौन बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं, चारगाफ ने नहीं कहा था। और ये मैंने बताया था बेटा 2016 में भी बताया था, और वहां से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रख लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या बोलने जा रहा हूं? एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन
एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन जरा कैलकुलेट करो। यहां प्यूरिन देखो तो बेटा कितना दिख रहा है, 1 2 3, 3 दिखा ना बेटा प्यूरिन। पायरिमिडीन कितना दिख रहा है बेटा, पायरिमिडीन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो प्यूरिन बाई पायरिमिडीन एक स्ट्रैंड का दिखा है 3/2। अब जिसको नहीं समझ में आता है वो और अच्छे से यहां से समझ लेगा। अब मान लो दूसरे स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन निकालोगे, दूसरे स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन निकालोगे, तो जरा बताओ दूसरे स्ट्रैंड में प्यूरिन तो 2 ही है ना, एडेनिन और ग्वानिन 2 ही है ना, 2 है, और पायरिमिडीन 3 है। तो जरा बताओ क्या एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन दूसरे स्ट्रैंड के प्यूरिन बाई पायरिमिडीन का सेम आएगा या अपोजिट आएगा, अपोजिट आएगा। यहां से क्वेश्चन धांसू बनाया जाता है। क्या बनता है बेटा, प्यूरिन बाई पायरिमिडीन, मैं लिख देता हूं, प्यूरिन बाई पायरिमिडीन। प्यूरिन का मतलब क्या हो गया बेटा, A+G, पायरिमिडीन का मतलब क्या हो गया, C+T। प्यूरिन बाई पायरिमिडीन ऑफ वन स्ट्रैंड, प्यूरिन बाई पायरिमिडीन ऑफ वन स्ट्रैंड इज इनवर्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा हुआ, जो इसके सामने वाला पेयरिंग करके स्ट्रैंड बनाया है वही होगा। ये लाइन क्लियर हुआ बेटा, ये लाइन क्लियर हुआ। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन हमेशा हमेशा इनवर्स होगा इसके दूसरे स्ट्रैंड से। अब जरा देखो, मैं आपसे एक और बात करता हूं, अगर मान लो मैं डबल स्ट्रैंडेड यानी दोनों स्ट्रैंड के बेसिस पर अगर प्यूरिन बाई पायरिमिडीन निकालूं, दोनों स्ट्रैंड के बेसिस पर प्यूरिन बाई पायरिमिडीन कैलकुलेट करो, तो प्यूरिन भी 5 दिखेगा और पायरिमिडीन भी 5 दिखेगा। दिख रहा है, यानी कि प्यूरिन बाई पायरिमिडीन का रेशियो 1 कब बन रहा है, एक स्ट्रैंड पर या दोनों स्ट्रैंड पर। प्यूरिन बाई पायरिमिडीन का रेशियो 1 कब बन रहा है, एक स्ट्रैंड पर या डबल स्ट्रैंड पर, डबल स्ट्रैंड पर। लेकिन अगर एक स्ट्रैंड का निकालोगे प्यूरिन बाई पायरिमिडीन तो दूसरे स्ट्रैंड का कैसा होगा, इनवर्स। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन निकालोगे तो दूसरे स्ट्रैंड के प्यूरिन बाई पायरिमिडीन का कैसा होगा, इनवर्स। क्लियर, ये बेटा 2016 में मैंने ये क्लास में पढ़ाया हुआ था, कॉपी में भी लिखाया हुआ था, और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जब पहला नीट हुआ था, उसमें कुछ स्टेट ने अलग अलग नीट कंडक्ट किया था। उस समय नीट कुछ स्टेट ने अलग अलग कंडक्ट किए थे जब पहली बार नीट आया था, और उस टाइम बेटा क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपसे बता रहा हूं, और आप मुझे बताना। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन, जो क्वेश्चन आया था वही बता रहा हूं, गुजरात नीट में आया था। गुजरात नीट में कुछ स्टेट ने नीट उस टाइम अलग अलग कंडक्ट किए थे। प्यूरिन बाई पायरिमिडीन एक स्ट्रैंड का 0.7 है, तो दूसरे स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो जरा देखो भाई, इसको पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा नीचे, तो दूसरे स्टैंड का क्या हो जाएगा, 10/7। दूसरे स्टैंड का क्या हो जाएगा, 10/7। क्लियर, ये क्वेश्चन आया था बेटा, और ध्यान रहे इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी तक एक बार ही आया है क्वेश्चन, वो भी नीट गुजरात में, उसके बाद नहीं आया है, उसके बाद नहीं आया है। तो उम्मीद है क्या पता अपने को मिल जाए, हो सकता है अपने को मिल जाए। और बेटा अपने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्लियर है ना। आइए एक बात करें अपन, क्या था बेटा यहां पर कि डबल स्टैंडर्ड में अगर आप चेक करोगे, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में चेक करोगे तो प्यूरिन बाई पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1, ये है बात। और अगर यहां पर एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन निकालोगे तो दूसरे स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरिमिडीन क्या आ जाएगा, जस्ट इनवर्स। जस्ट इनवर्स, जो मैंने यहां लिख दिया है साफ सुथरे शब्द में, अपोजिट या इनवर्स, जो यहां पर मैंने नोट डाल करके लिख दिया है। ध्यान रख लोगे बेटा, ये पॉइंट ध्यान रख लोगे, मैंने एग्जांपल लेकर के समझाया अभी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पता अपने को मिल जाए, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे एक बार ही आया अभी तक, मैंने बताया कब आया कैसे आया, है ना। चले आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इसको सॉल्व करो।
क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ चलें, अभी हमने पढ़ा क्या चीज, सॉल्यूशन जरा देखें। सॉल्यूशन में बेटा ये बात कहा गया है, साइटोसिन जो है वो है बेटा 17% है ना, साइटोसिन दिया हुआ है 17%। आराम आराम से पढ़ेंगे भाई, जल्दबाजी कुछ नहीं। ग्वानिन दिया है 17%, ठीक है। जब साइटोसिन 17% है तो ग्वानिन भी 17% होगा ना। आपको पता है साइटोसिन ग्वानिन से जोड़े बनाता है, तो जहां जहां साइटोसिन होगा उसके सामने सामने ग्वानिन तो होगा ना, तो जितना साइटोसिन उतना ग्वानिन। अब जरा आप सबको पता है A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। तो बेटा हमें पता है ग्वानिन 17% है और साइटोसिन 17% है, तो एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 100 माइनस 34, तो एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 66। अब आपको भी पता है कि बेटा जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, एडेनिन 33% और थाइमिन 33%, इसको तोड़ देंगे ना बेटा दोनों में, है कि नहीं, बराबर बराबर तोड़ देंगे। अब आप देख लो बेटा ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो आंसर 2 में मैच हो रहा है, मैक्सिमम ने सही जवाब दिया है। बात समझ में आ गई बेटा बात। हाँ चलो और क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन, चलो इसको सॉल्व करो। चारगाफ रूल ही कर रहे बेटा, प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन। चारगाफ नहीं तो बताया था बेटा यहां पर कि क्या होता है, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ये चारगाफ नहीं बताया था, और एडेनिन बराबर थाइमीन, इसी का तो इस्तेमाल किया हमने। चलो इसको सॉल्व करो। के का मतलब होता है बेटा 1000, 3.4 थाउजेंड इंटू 1000 कर दो, के का मतलब 1000। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 3.4 थाउजेंड नाइट्रोजन बेसेस है और उसमें 700 मॉलिक्यूल एडेनिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, तो बाकियों का नंबर हमें बताना है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं भाई। 3.4 के बेसिस का मतलब क्या हुआ, 3.4 थाउजेंड बेसिस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3400 आ जाएगा, 3400 आ जाएगा, इंटू 1000 कर देंगे तो, अब इंटू 1000 कर देंगे तो अब यहां पर एडेनिन 700 है तो थाइमीन भी 700 हो जाएगा। चारगा आपने बताया था ना बेटा, एडेनिन जितना होता है उतना ही थाइमीन भी होता है, ठीक है। और यहां देखो ATGC इज इक्वल टू 3400, वही तरीका जहां पर A और T का हमें मालूम है 700 700, तो बेटा अपन ने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया 1400 प्लस C प्लस G इज इक्वल टू 3400, और C प्लस G इज इक्वल टू 3400 माइनस 1400, C प्लस G इज इक्वल टू 2000, कैलकुलेशन ही है। और आप सबको पता है बेटा जहां C होगा उतना ही G होगा, जितना C होगा उतना ही G होगा। तो अब आपको क्या करना है, तोड़ देना है, C 1000 हो जाएगा और G 1000 हो जाएगा, तोड़ देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है बेटा, बात आ रही समझ में, एनी प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, गॉट इट, ओके फाइन। चलें आगे बढ़ते हैं। ये बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा। इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 20% थाइमीन इज प्रेजेंट, देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, क्या पता लगा सकते हो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक स्ट्रैंड में तो बेटा चाहे जितने भी थाइमीन हो सकते हैं, कितने भी एडेनिन हो सकते हैं, कितने भी ग्वानिन हो सकते हैं, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। चारगाफ की बातें तो कहां होंगी, चारगाफ की बातें तो बेटा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे ही वैलिड होगी, वैलिड होगी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, बेटा जितना थाइमीन होगा उतना ही एडेनिन होगा, ये तो हम किस पे बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे बोलते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तो एडेनिन इज नॉट इक्वल टू थाइमीन, साइटोसिन इज नॉट इक्वल टू ग्वानिन, क्योंकि कितने भी एडेनिन हो सकता है, कितने भी साइटोसिन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात बेटा,
ऑल क्लियर? हाँ चले आगे बढ़ते हैं, फिर से लैग हो गया था थोड़ा सिस्टम। चलो अब ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, ये बेटा हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब इट मे बी, जरा चुनो इन चारों में से ये किसका होगा, आंसर बताओ, आंसर बताओ जरा। क्या एडेनिन और थाइमिन बराबर दिया है क्या? एडेनिन थाइमिन बराबर नहीं दिया है तो डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, ये सिंगल स्टैंडर्ड की बात हो रही है कि नहीं? तो सिंगल स्टैंडर्ड तो होगा। अब बात आती है सिंगल मेंशन किया है, थाइमिन दिया हुआ है तो तय है ना, थाइमिन दिया हुआ है तो कभी आरएनए की बात ही नहीं हो सकती। यूरासिल लिखता तो आरएनए बोलते हैं, यहाँ तो थाइमिन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और जब थाइमिन लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आंसर थर्ड, ठीक है ना? क्लियर? अब बेटा मैं आपसे बात करता हूं बेस रेशो। बेस रेशो क्या होता है, आप ध्यान से सुने। यहां पर मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, ATGCA, ये लिया था, और इधर लिखा था हमने क्या, TACG, और यहां पर लिखा था हमने T, ये लिखा था ना। अब यहां पर क्या हुआ कि बेटा यहां पर देखो, यहां प्यूरिन है तो यहां पायरिमिडीन है, आमने सामने तो बेटा प्यूरिन और पायरिमिडीन ही दिख रहा है। तो ये जो मैंने डीएनए बनाया है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अभी हमने प्यूरिन बाई पायरिमिडीन निकाल करके देखा था। प्यूरिन बाई पायरिमिडीन 5/5 आ रहा था ना, जिसका रेशियो 1 आया था, 5/5 1 आया था ना रेशियो बेटा, 1 आया था ना। तो बेटा प्यूरिन बाई पायरिमिडीन रेशियो तो हमेशा 1 आएगा, लेकिन जरा बताना इस डीएनए में कौन ज्यादा है, एटी ज्यादा है या जीसी ज्यादा है? इस डीएनए को देख करके बताओ, एटी ज्यादा है जो मैंने एग्जांपल बनाया है या जीसी ज्यादा है? एटी ज्यादा है ना बेटा, देखो एटी, ये देखो ये एटी का पेयर एक, ये देखो एटी का पेयर दूसरा, ये देखो एटी का पेयर तीसरा, एटी ज्यादा है ना, एटी ज्यादा है। यानी क्या होता है बेटा, कोई भी डीएनए आप स्टडी करो, जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन तो होगा ही, जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन तो होगा ही, लेकिन हो सकता है एटी वाला ज्यादा हो या हो सकता है जीसी वाला ज्यादा हो। समझ में आ रही बात? ऐसा तो हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी डीएनए में जीसी अमाउंट ज्यादा हो सकता है किसी डीएनए में एटी अमाउंट ज्यादा हो। तो अब आपको बताया जाता है कि ए प्लस टी बाई जी प्लस सी, अभी हम बात कर रहे हैं जोड़े एटी का बनता है और जीसी का बनता है। तो ये बेस रेशियो भी किसने दिया था बेटा, चारगाफ ने ही दिया था, बेस रेशियो भी चारगाफ ने ही दिया था। और चारगाफ ने क्या देखा बेटा कि यहां पर क्या होता है कि ए प्लस टी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। प्यूरिन बाय पायरिमिडीन का मतलब क्या हो गया, ए प्लस जी बटे सी प्लस टी, यही था ना, ये था प्यूरिन बाय पायरिमिडीन। लेकिन पेयरिंग कौन कर रहा है, ए टी से पेयरिंग कर रहा है और जी सी से पेयरिंग कर रहा है। तो ये पेयरिंग के आधार पर एक रेशियो बनाया गया और इसको कहते हैं बेस रेशियो। बेस रेशियो पेयरिंग के आधार पर बोला गया, देखो ए टी से पेयर कर रहा है और जी सी से पेयर कर रहा है। तो अब किसी में हो सकता है एटी अमाउंट ज्यादा हो, किसी में हो सकता है जीसी अमाउंट ज्यादा हो, और ये किसी स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक वैल्यू आता है। और चारगाफ ने बेटा स्पीशीज के लिए कैलकुलेट भी किया था। इन्होंने देखा था कि अच्छा किसी स्पीशीज के डीएनए में जितना प्यूरिन है उतना पायरिमिडीन है, जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन है। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि किसी स्पीशीज में एटी ज्यादा है जीसी कम है, किसी स्पीशीज में देखा जीसी ज्यादा है एटी कम है। और आप सबको पता होगा बेटा प्रोकैरियोटिक डीएनए में जीसी अमाउंट ज्यादा होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में एटी अमाउंट ज्यादा होता है। तो जरा देखिए अपन आगे बात करें, इन डीएनए एटी इज ग्रेटर देन जीसी, इस डीएनए को कहते हैं एटी टाइप या एटी रिच डीएनए। और ये एग्जांपल होगा बेटा बेस रेशियो ऑफ 80 टाइप ऑफ डीएनए इज मोर देन 1, कैलकुलेट करके देखो यूकैरियोटिक डीएनए में
बेस रेशियो 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा बेटा, खुद सोचो। अगर मैं यहाँ पर a प्लस टी बाई जी प्लस सी रख रहा हूं और बोल रहा हूं a प्लस टी ज्यादा है, ए टी ज्यादा है, तो रेशियो 1 से ज्यादा आएगा ना। अगर मैं बोल रहा हूं a प्लस टी ज्यादा है यानी न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो बेटा 1 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है सौम्या, न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो बेटा कहीं ना कहीं आपको पता है 1 से रेशियो तो ज्यादा आना ही है ना। अब किसी में हो सकता है 80 ज्यादा, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है तो देखो यहां पर 80 तो ज्यादा दिया हुआ ना, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। तो आप जरा देख लो यहां पर एग्जांपल, मैं यहां पर बेस रेशियो निकालूं तो क्या लिखोगे, 3/2। बेस रेशियो क्या लिखोगे, 3/2। देखो 80 का जोड़ा कितना है, तीन जोड़ा दिख रहा है ना, ये हो गया एक जोड़ा, ये दिख गया दो जोड़ा, और ये दिख गया तीन जोड़ा, तीन जोड़ा दिख गया 3/2। तो क्या बन गया 1.5। तो जहां 80 होगा वहां पर बेस रेशियो 1 से ज्यादा ही आएगा, जहां 80 ज्यादा है वहां बेस रेशियो 1 से ज्यादा ही आएगा। लेकिन इसी डीएनए में आपने कैलकुलेट किया जिसमें बेस रेशियो 1.5 है, उसमें प्यूरिन बाई पायरेमिडिन कितना आ रहा है, 1। प्यूरिन बाई पायरेमिडिन कितना आ रहा है, 1। अब मैं आपसे एक सवाल बनाऊं, मैं कहता हूं बेटा किसी भी डीएनए का बेस रेशियो, किसी भी डीएनए का बेस रेशियो 1.5 है, तो उसमें प्यूरिन बाई पायरेमिडिन का रेशियो क्या होगा, 1 ही होगा बेटा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए डीएनए में, तो बेटा प्यूरिन बाई पायरेमिडिन का रेशियो 1 ही होगा। अभी मैंने लिख करके दिखाया है इसी एग्जांपल में कि देखो 5/5 आ रहा है, 5/5 आ रहा है, और 5/5 5 प्यूरिन है 5 पायरेमिडिन है, तो 1 ही आएगा ना। 5 प्यूरिन और 5 पायरेमिडिन गिनती कर लो, पूरे 10 लिखे हुए हैं यहाँ पे, 10 बेसिस दिखाए गए, 5 एक स्टैंड पे, 5 एक स्टैंड पे। अच्छा जी के सामने सी आएगा, हाँ यहाँ मिस्टेक है, जी के सामने सी आएगा, जल्दबाजी का मिस्टेक है। ठीक है, क्लियर, अब तो ठीक है ना सौम्या, क्लियर, ऑल डन। तो प्यूरिन बाई पायरेमिडीन का रेशियो तो हमेशा 1 आएगा, और एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरेमिडीन दूसरे स्ट्रैंड के प्यूरिन बाई पायरेमिडीन का क्या बनता है, एक स्ट्रैंड का प्यूरिन बाई पायरेमिडीन दूसरे स्ट्रैंड के प्यूरिन बाई पायरेमिडीन का क्या बनता है, अपोजिट, इनवर्स। लेकिन बेस रेशियो अगर देखा जाए तो स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक आएगा, बेस रेशियो स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक आएगा, जिसमें 80 ज्यादा तो रेशियो 1 से ज्यादा, और जिसमें 80 कम रेशियो 1 से कम। एग्जांपल लेकर के चले यूकैरियोटिक डीएनए, जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में बेटा बनता है 1.53 के करीब रेशियो, ह्यूमंस में 1.53 के करीब रेशियो, याद नहीं रखना है हमें, बस ऐसे एग्जांपल के तौर पर बताया, अप्रोक्सीमेटली 1.53 के आसपास बनता है ह्यूमंस में, समझने के लिए बताया बस। अगर जीसी ज्यादा है एटीसी से, इसको कहते हैं जीसी टाइप डीएनए, जीसी टाइप डीएनए जिसमें जीसी ज्यादा है। अब आप खुद सोचो बेटा कि ए प्लस टी, ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, अगर मैं जीसी को ज्यादा कर दूं यानी डिनोमिनेटर ज्यादा कर दूंगा ना, और जब डिनोमिनेटर ज्यादा कर दूंगा तो वैल्यू लेस देन 1 आएगा, नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो बेटा वैल्यू लेस देन 1 आएगा, तो यहां देखो लेस देन 1 नजर आएगा, बेस रेशियो लेस देन 1 आएगा। तो 1 से ज्यादा आता है बेटा 80 टाइप डीएनए में जो कि यूकैरियोटिक डीएनए में होता है, और बेस रेशियो जो है लेस देन 1 आता है जो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में जीसी अमाउंट ज्यादा होता है और यूकैरियोटिक में एटी अमाउंट ज्यादा होता है। क्लियर है, बेस रेशियो दोनों स्टैंड के बेसिस पर निकाल रहे हैं बेटा सौम्या, बेस रेशियो दोनों स्टैंड, एटी से जोड़े बना रहा है, जोड़े के आधार पर बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना, ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब ये देखो बेटा डीएनए कौन सा स्टेबल होगा, जहां पर जीसी अमाउंट ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जहां जीसी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, विच डीएनए विल बी मोर स्टेबल, जहां जीसी अमाउंट ज्यादा है या जहां जीसी अमाउंट कम है, मोर स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल होगा वह जिसमें जीसी अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा ना, जीसी ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा होगा, तो स्टेबल ज्यादा वही होगा ना जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। जरा बताओ किसको टेम्परेचर दोगे
किसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा दोनों स्ट्रैंड को खोलने के लिए? दोनों स्ट्रैंड को खोलने के लिए किसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो जीसी रिच डीएनए है या जो एटी रिच डीएनए है? जो जीसी रिच डीएनए बेटा उसको टेम्परेचर ज्यादा देना होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, तो दोनों स्ट्रैंड को अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो जीसी रिच डीएनए मोर स्टेबल देन एटी रिच डीएनए because of more hydrogen bond present in between GC पेयरिंग में ज्यादा आपको नजर आएगा हाइड्रोजन के प्रेजेंस, इसलिए जीसी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना? अरे भाई जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और जीसी के बीच में बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं? तो जीसी वहां पर ज्यादा आएगा। अभी बताएंगे बेटा, प्रिया बेटा बताएंगे, वो भी आएगा, अभी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, सब आ रहा है, एक एक करके आ रहा है, अभी धीरे धीरे आ रहा है। अब जरा देखो, ये डीएनए है, इस डीएनए को अगर मुझे मान लो डीनेचर करना है, डीनेचर का मतलब क्या होता है बेटा? डीनेचर का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचुरेशन? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज करना, ठीक है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज करना, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन। एंड व्हाट इज रीनेचुरेशन? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज करना, इसको कहते हैं रीनेचुरेशन। तो रीनेचुरेशन का मतलब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लो, ये हो गया रीनेचुरेशन। रीनेचर का मतलब क्या हुआ? दोबारा से अपने व्यवस्था में ले आना, दोबारा से अपनी व्यवस्था में ले आना, इसको कहते हैं रीनेचुरेशन, अगेन बैक टू द नेचर। और अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में खोल दिया जाए तो इसको कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कई बार एक्सपेरिमेंटली हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है और कई बार हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड में करना होगा। तो डीनेचुरेशन करने के लिए जरा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर घटाते हैं तो ये फिर से जो है रीनेचर हो जाता है। तो डीएनए के पास बेटा ऐसी प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और फिर टेम्परेचर कम करोगे तो ये वापस से जुड़ जाएंगे। तो जरा बताओ, ये वापस से जुड़ेंगे टेम्परेचर कम करने पर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। बताऊंगा बेटा, आपाशी बेटा बताऊंगा, ये हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना उसमें आएगा, आगे आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके पास है टॉपिक, उसमें बताएंगे इसका क्या यूज है, आएगा अभी आगे बताऊंगा बेटा कि डीनेचर और रीनेचर से क्या फायदा है, आगे बताएंगे, है ना? तो ये पेयरिंग कर लेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ टी है, तो टेम्परेचर जब तक ज्यादा है तब तक हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में टूट गया है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ जी है, यहाँ सी है, तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे अगर टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, टेम्परेचर घटने से जो टूटा था हाइड्रोजन बॉन्ड वो फिर से बन गया, ठीक है ना? चलो अब टेम्परेचर ध्यान से सुनना, एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डीएनए बिकम अनवाइंड। टेम्परेचर, बस ये लास्ट पॉइंट है, टेम्परेचर एट विच 50% डीएनए बिकम अनवाइंड, उस टेम्परेचर को कहते हैं बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। ऐसे टेम्परेचर पर जब 50% डीएनए अनवाइंड हो जाए, ऐसे टेम्परेचर पर जब 50% डीएनए अनवाइंड हो जाए, मतलब मान लो कि आप डीएनए खोलोगे तो एक समय ऐसा होगा कि खूब ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो पूरा डीएनए अलग हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। और अगर मान लो कि डीएनए 50% ही खुला हुआ है, टेम्परेचर आपने इतना बढ़ाया कि 50% डीएनए खुला है, ऐसे टेम्परेचर को कह रहे हैं बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर।
अब मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ अ डीएनए डिपेंड्स ऑन द जीसी कंटेंट। अब आप बताओ बेटा, जीसी कंटेंट जितना ज्यादा होगा, जितना जीसी कंटेंट ज्यादा होगा मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि जीसी कंटेंट जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, तो मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा देना होगा। तो मोर जीसी कंटेंट्स मींस हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो टीएम का मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ जीसी डीएनए इज ग्रेटर देन 80 टाइप ऑफ डीएनए। एक साथ नहीं खुलते बेटा, हो सकता है धीरे धीरे खुलते हैं ना। अब ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो सभी अलग हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी एक झटके में पूरा अलग हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कम रखो, मतलब इतना भी कम ना रखो, इतना रखो कि डीएनए खुल जाए, तो ऐसा टेम्परेचर जब आधा खुला आधा बंधा हो, तो हम कहते हैं ऐसे टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर। वो डिपेंड करता है बेटा आपने टेम्परेचर कितना लिया है, उसके बेसिस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हो सकता है थोड़ा सा जुड़ा हो, थोड़ा खुला हुआ हो, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर हाउ मच यू आर यूजिंग इट, है ना। पूरा खुल गया तो वो डीनेचर्ड डीएनए कहलाएगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से। चले, ये बताया मैंने बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव स्टेप इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो स्टेप के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम, अभी पीछे बताया था ना, बताया था। और डायामीटर भी बताया था ना, कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये भी बताया था 20 एंगस्ट्रॉम। और मैंने बताया था ना, एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। द स्ट्रैंड टर्न्स 36। एसेंट का मतलब घुमाओ, एसेंट का मतलब घुमाओ, एक से दूसरा घुमाओ 36 डिग्री, दूसरे का तीसरे से एसेंट 36 डिग्री, है ना। इतना बात हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस यहीं तक, ठीक है बेटा। इतना तक आप पढ़ें, फिर कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन अप्रोच मी, बट पढ़ें आप इसको, ठीक है ना। आज क्लास नहीं है बेटा, आज नहीं है, शाम को मैंने बोला ना बेटा, खाली 2 ही दिन होगी, मंडे और थर्सडे, मंडे और थर्सडे, ठीक है। आज क्लास नहीं होगी शाम को। चलें बेटा, ओके बाय, आज के लिए काफी है इतना।